अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। बेसिकली गुडविल को हम लोग बोलते हैं रेपुटेशन, बट अगर अकाउंटिंग टर्म में देखें तो रेपुटेशन को हमें वैल्यू करना है मॉनिटरी टर्म पे। तो एक्चुअली सेम बिजनेस में रहते हुए अगर कोई हमसे ज्यादा अर्निंग कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसका एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं उसका गुडविल। ठीक है, अब वो उसने कैसे अर्न किया है, बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कस्टमर को सस्ते में अच्छा चीज बेचना, अच्छा पोस्ट सर्विस रखना, गुड लोकेशन, ठीक है, गुड बिहेवियर कस्टमर के साथ। ये बहुत सारा चीज होता है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है बार बार, मतलब सेम कंपनी से या सेम ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप के रिगार्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्यों हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, इनके साथ पार्टनरशिप कब कब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप जो है बिजनेस डिसॉल्व यानी बंद हो रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग सेल कर रहे हैं पार्टनरशिप को, वो एक रीजन हो सकता है। और एक रीजन होता है कि अगर हम लोग का एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तब भी जो है हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा मेथड भी देख रहे थे। मेथड्स में हम लोगों ने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वेटेड एवरेज था। वेट तब यूज होगा जब हमें प्रॉफिट का एक ट्रेंड पता चलेगा, तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो वो था सुपर प्रॉफिट का दो मेथड था, नंबर ऑफ ईयर परचेज से एक था क्या बोलते हैं उसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब अभी देखो हम लोग इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। लास्ट दिन हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट एंड इलस्ट्रेशन 1 और एग्जांपल्स किया था। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 2 में, देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। ठीक है, तो इन ये राठौर जो है उनका एक बिजनेस चल रहा है, उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब बिजनेस में 2016 में प्रॉफिट हुआ था 40,000, 17 में भी प्रॉफिट हुआ था 36,000, 18 में लॉस हुआ 6,000, 19 में प्रॉफिट हुआ 50,000। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आज के अभी जो मार्केट में रिटर्न रेट चल रहा है, रिटर्न मतलब कुछ भी इन्वेस्ट करने से, देखो हर एक चीज के बदले हमें कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मिलता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अब हम लोग इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है। जैसे अगर हम लोग बैंक में एफडी करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारा अलग अलग स्कीम होता है। ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, तो रिटर्न जो जनरेट होता है। तो देखो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट बोला है, तो एफडी जैसे ही सोच लो कि अगर हम लोग ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट का जो रेट चल रहा है, ये क्वेश्चन में बता रखा है, तो 10% हमें मिल जाएगा। मतलब 1,50,000 इन्वेस्ट करेंगे और अगर 10% मिलेगा यानी 15,000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अब देखो 1.5 लाख ले जाके बैंक में रखोगे सेफ है, अगर इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे अब इसका कुछ भी हो सकता है, मे बी प्रॉफिट मे बी लॉस, तो ये जो रिस्क बेयर कर रहे हो इसका भी एक रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर रिस्क जो ले रहे हो वो सक्सेस हो जाता है तो 2% और भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा रिस्क उठाने का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिस्क, जो हम लोग रिस्क ले रहे हैं उसका रिटर्न कितना है 2%। ठीक है, तो हम लोग को टोटल 12% रिटर्न मिलेगा अगर हम लोग रिस्क लेते हैं बिजनेस में इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज। ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। 5 years परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर 5 साल तक हम लोग यही प्रॉफिट देख रहे हैं देन गुडविल क्या है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हम लोग लास्ट दिन बहुत बार इसका डिस्कशन किया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हर एक जगह पे होता है, जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे भी होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट पे भी होता है, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट
के बेसिस पे कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग को पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए देखो लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को अगर हम लोग 5 इयर्स के लिए देखते हैं तो हम लोग का गुडविल क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना है, और उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, पता ये करना पड़ेगा कि ये 1.5 लाख इन्वेस्ट करके मार्केट में रिटर्न कितना मिलने वाला है 12% के हिसाब से, और इनको कितना रिटर्न मिला, लेकिन इनका रिटर्न हमें 4 साल में दिया हुआ है। तो अब ये कैसे निकालिए, ये तो जैसे 1 साल का, ये कुछ नहीं बोला है, मतलब 10% हर एक साल का, 2% हर एक साल का, मिला के 12% हर एक साल का, तो मतलब 1 साल का। तो 1.5 लाख पे 12% निकालेंगे तो 1 साल का प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पर हमें 4 साल का दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। एवरेज करने पे 1 साल का निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है। तो 4 साल का यहाँ पर बोल भी रखा है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 4 साल का। अब एवरेज प्रॉफिट वेटेड करें या सिंपल करें, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का डेटा है उसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ऊपर से 1 साल का लॉस भी दिख रहा है हमें, ठीक है। कोई ट्रेंड तो दिख नहीं रहा है कि जैसे ट्रेंड अगर देखो तो यहाँ पर ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है फिर यहाँ पर लॉस हो गया, फिर यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो मतलब कुछ एक सिमिलर पैटर्न नहीं है कि मतलब इंक्रीज ही हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जब ऐसा अप एंड डाउन है तब हम लोग उसे सिंपल एवरेज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सुपर प्रॉफिट स्टेप 1 क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में देखो हम याद दिला देते हैं कैसे हम लोग याद रखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को अगर 5 इयर्स के लिए परचेज करते हैं, ठीक है, तो 5 इयर्स के लिए परचेज करने का मतलब है जो अपना सुपर प्रॉफिट मतलब जो अपना गुडविल कैलकुलेट कर रहा है वो बोल रहा है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये हम अगले 5 साल तक मेरे बिजनेस में इसी तरह से ही जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखो पहला बात है स्टेप 1 हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, या फिर इसका और एक नाम भी बोल सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर इसका नाम हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। ये कोई भी नाम ले लो, ये कौन सा वाला प्रॉफिट है, ये जिस फर्म का हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है उसका यहाँ पर कैलकुलेशन। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये स्टेप एग्जाम में नहीं लिखना है, ये जस्ट याद करने के लिए कि सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हो सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने देखा था, नाम क्या था हम लोग का, एक सेकेंड हम देख के भी बता देते। सुपर प्रॉफिट, हाँ सुपर प्रॉफिट बेसिस का कौन सा वाला, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बिजनेसमैन का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल, उनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे नॉर्मल, यानी मार्केट में हर कोई वो पैसा इन्वेस्ट करके कितना कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जितना पैसा लगाया गया है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना हम लोग रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर स्टेप 3 में हमें क्या करना चाहिए, स्टेप 3 में हम लोग करेंगे स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। ये सब रटने का कोई जरूरत नहीं, अभी करोगे तो समझ जाओगे सुपर प्रॉफिट। फिर स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल इक्वल टू, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। इस चीज को अभी हम लोग फॉलो करेंगे, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट,
ईयर प्रॉफिट, और लॉस भी लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लॉस भी था। 16 से लेके 19 तक, 2016, 2017, 2018, 2019। अच्छा यहाँ पर क्या क्या है, 40, 36, 6, 40, 36, 6,000 ये शायद लॉस है, और 50,000 इसका टोटल करेंगे। 40,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000 और लास्ट में माइनस 6,000 कर देते हैं, 1,20,000। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। अब अगर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है, कोई भी चीजों का एवरेज कैसे होता है, जितने सारे डेटा हम लोगों ने टोटल किए, जिस पीरियोडिक वाइज से डिवाइडेड बाय उतना, यानी 4 पीरियड का है तो डिवाइडेड बाय 4, यानी 30,000 हो जाएगा हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इतना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर एक डेटा बोला गया था, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस 6,000 पर एनम। जब ये बोला गया है कि प्रोप्राइटर जो है, ठीक है, उनको क्या दिया जा रहा है, अगर मतलब उनको दिया जा रहा है रेम्यूनरेशन, ठीक है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 6,000 पर एनम, हर साल का 6,000 दिया जा रहा है। अब ये डेटा देने का यहाँ पर मतलब हो गया है कि जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है, इन्होंने उस प्रॉफिट से इसको माइनस नहीं किया। अब माइनस क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे खर्चे जो है वो प्रॉफिट से ही पे किए जाते हैं, अगर मैंने उसको लेस करके नहीं दिखाया वो गलत है। बट यहाँ पर कहीं बोला नहीं कि इसको लेस करके नहीं दिखाया, बट ये डेटा जब यहाँ पर गिवन है तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें से नहीं किया गया है, मतलब इसमें से 6,000 लेस नहीं किया गया है पर एनम, हर एक साल 6,000 लेस होना चाहिए, जो कि किया गया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6,000 लेस करेंगे। अब हर एक साल करो या एक बार यहाँ से करो, बात एक ही होगा। अभी हम वो चीज भी समझा देते हैं, तो हम अपने प्रॉफिट को सही कर लेते हैं। ठीक है, रेम्यूनरेशन को माइनस कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन जो है ये एक एक्सपेंस है, सैलरी की तरह सोच सकते हो, रेम्यूनरेशन फॉर द प्रोप्राइटर 6,000। ठीक है, लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। ये हो गया एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो, अगर हम लोग एक बार माइनस करें तो तुम लोग को लग सकता है कि हर एक जगह पे ही तो माइनस नहीं है, तो एक बार माइनस करने से कैसे सही आंसर आएगा। एक बार माइनस करने से भी सही आंसर आएगा और हर बार करने से भी सही आंसर आएगा। देखो, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे 2016 में 40,000 से 6,000 लेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो रेम्यूनरेशन है वो खर्चा माइनस नहीं किया, तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 34,000। ठीक है, देखो 40,000 माइनस 6,000 कर लो 34,000, फिर 36,000 से 6,000 माइनस कर लो 30,000। अब माइनस 6,000 में और भी माइनस 6,000 कर लो तो नेगेटिव 12,000। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और वो भी माइनस, 50,000 से 6,000 माइनस करने से 44 होगा, शायद देख लेते हैं, 44,000। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल लगाएंगे 44,000 प्लस 30,000 प्लस 34,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पर आ रहा है 96,000। अगर हम लोग पहले ही माइनस कर लेते हैं तो ये आएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 4 करने से 24,000 आ रहा है। देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, बात एक ही है। अगर हम लोग यहाँ पर हर बार माइनस करके दिखाते हैं, ये तो मतलब बिल्कुल डिटेल्स में हो रहा है कि हम लोग पहले साल भी रेम्यूनरेशन का पैसा माइनस नहीं किए होंगे। इंफॉर्मेशन देने का मतलब ही है वो डिडक्टेड नहीं है। अगर डिडक्टेड वाला आइटम है तो डिडक्ट करो, अगर एडेड वाला आइटम है तो ऐड करो। जब ऐसा क्वेश्चन में इस तरह का कोई खर्चा या इनकम को दिखाया जाता है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं दिया गया है, इम्पैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस कर, और वैसे भी ये देखो हम लोग तो पीएल अप्रोप्रिएशन करके आ रहे हैं ना, ये क्या है, प्रोप्राइटर खुद को दे रहा है, तो इसका मतलब पीएल के बाद ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो अभी कर रहे हैं।
तो यहाँ पर 34,000, 30,000, 12,000। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, 6,000 6,000 6,000 करके लेस कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। यहाँ पर टोटल वैल्यू कम हो गया। यहाँ पर टोटल एवरेज प्रॉफिट मतलब सारे प्रॉफिट को एक साल का प्रॉफिट लाके उसमें से 6,000 लेस कर दिया। दोनों में ही सेम आंसर आएगा, ठीक है, कोई किसी में भी आंसर जो है गलत नहीं आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं ना हम लोग। तो एवरेज करने से क्या होता है, ये सबका टोटल ही तो होता है 1,20,000। अब क्या होगा, एवरेज करने से 40 की जगह 30 मानेंगे, 36 की जगह 30 मानेंगे, लेकिन टोटल में थोड़ी ना कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 4 साल का अगर हम लोग एवरेज कर रहे हैं 30,000, तो वहां पर एक साल का, क्योंकि ये तो एक साल के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 24,000। तो कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रख देते, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ये वाला लिया, तुम लोग अगर ये वाला फॉलो करोगे तो प्रेजेंटेशन में ये वाला देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 24,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग का देखो, स्टेप 1 हम लोगों ने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लिया, स्टेप 2 हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब तो कंपेयर कर पाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैपिटल कितना है 1,50,000। अगर किसी ने 1,50,000 इन्वेस्ट किया होता इस तरह के बिजनेस में, तो उनको रिटर्न मिलने वाला था मार्केट के हिसाब से 10 + 2 12%, ठीक है, तो 12% रिटर्न मिलने वाला था। तो 1,50,000 × 12%, तो इसमें आंसर आ रहा है 18,000, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। ये देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, इन्होंने 24,000 प्रॉफिट कमा लिया है, जबकि बाकी लोग इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ 18,000 ही प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये हो गया। अब हमें तो पूछा है गुडविल बताओ, तुम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, एकदम लास्ट स्टेप हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा, अभी हम ऐसे ही कर देते हैं, इनटू 5, ये हो गया 30,000, गुडविल हो गया 30,000, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, गुडविल 30,000। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, देखो हिडन गुडविल, ये क्या होता है, देखो यहाँ से हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा कि हिडन गुडविल क्या होता है। Sometimes the value of goodwill is not specifically given and has to be inferred or implied from the arrangement of capital or profit sharing ratio। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, पार्टनर लोग जब दूसरे पार्टनर को एडमिशन ले रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहे कि मुझे गुडविल का पैसा दो, लेकिन एक्चुअली वो गुडविल का पैसा ही मांग रहे हैं, बट जो नाम है वो यूज नहीं कर रहे। जैसे मतलब कोई कोई चीजों का होता है ना, जैसे पहले बोल दिया ये चीज का दाम 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला ये भी उस पे चार्ज करेंगे, वो भी, मतलब हिडन कॉस्ट की तरह। हम पूछते हैं ना कि कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, सिर्फ यही तो है ना, मतलब हिडन कॉस्ट जो मतलब देख के लग रहा है, पैकेजिंग के ऊपर जो पैसा हमें लग रहा है बस इतना ही पे करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इतना नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा कॉस्ट होता है जो हमें पता नहीं चलता। हिडन कॉस्ट की तरह इसको भी हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल, या फिर इम्प्लाइड गुडविल, या फिर इन्फेयर्ड गुडविल। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे एक एग्जांपल से समझा है, ये वाला एग्जांपल देखो, A's कैपिटल इज 20,000 एंड B's कैपिटल इज 50,000 एंड दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो A B दो पार्टनर है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हुए समझेंगे, ठीक है। A और B दो पार्टनर है, सपोज ये है A और ये है B, ये दो पहले से ही अपने पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, मतलब दोनों का मिला के पार्टनरशिप है। इनका कैपिटल ए का है 20,000 और बी का जो कैपिटल है वो है 15,000, ठीक है। और इनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। C is admitted as a partner with 18,000 as his capital for 1/4 share in the profit। अब बोल रहा है कि ये लोग C को एडमिशन लेना चाहते हैं 18,000 के लिए, ठीक है। अब ये लोग चाहते हैं कि इनका ये पार्टनरशिप था, अब ये ऐड करना चाहते हैं C, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिखाया कि C अभी इनके साथ नहीं है, ये C को अपने साथ लेना चाहते हैं, उसके जगह क्या बोल रहे हैं, कैपिटल लेके आओ 18,000, ठीक है। तो सी पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, PSR जो आपका हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 मतलब क्या होता है, 4 भाग का 1 भाग, मतलब 25% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो,
the total capital of the firm now ought to be 72,000 on the simple reason that if she contributes 18,000 for 1/4, then for फुल और यूनिट प्रॉफिट ही ought to be contribute 72,000। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक्चुअली क्या होता है, जो पीएसआर लगाया जाता है उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर 1/4 के लिए 18,000 मांगा जा रहा है सी से, तो 1 मतलब कितना होगा, इसका मतलब हो गया, इससे हम लोग एक रफ आइडिया ये लगाते हैं कि 1/4 इज इक्विवेलेंट टू 18,000। मतलब अगर किसी को इनके साथ जुड़ना है और 1/4 प्रॉफिट शेयर लेना है तो उसको 18,000 लाना पड़ेगा, सीधा सा बात है, क्योंकि इन्होंने वही अप्रोच किया है। तो 1/4 इक्वल टू अगर 18,000 है, देन 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 मतलब 100%, 1/4 मतलब 25%। कैसे, 1/4 कैलकुलेटर में करके देख लो, 1/4 मतलब 0.25 होता है, इंटू 100 करने से 100% 25% होता है। तो 1 मतलब कितना हो जाएगा, तो ज्यादा है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 इंटू 4/1, ठीक है। तो 18,000 इंटू 4 करने पे आ जाएगा हम लोगों का 72,000, ठीक है। तो 72,000 इक्वल टू द होल 1 और 1 मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। 1 मतलब टोटल प्रॉफिट, क्योंकि अगर किसी को अब पार्टनरशिप फर्म में जुड़ने के बाद ए बी सी तीनों मिलके जब काम करेंगे तो सी को पूरे प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा, ठीक है। उसके लिए उसे 18,000 लाना पड़ेगा। तो पूरा प्रॉफिट इक्वल टू कितना कैपिटल होता है, 72,000 इक्विवेलेंट कर लिया। तो इसका मतलब ये तीनों का कैपिटल होगा, क्योंकि 1/4 फॉर सी है और 1 किसके लिए है, ए प्लस बी प्लस सी। ए पूरे प्रॉफिट का 1/4 पार्ट जो है वो सी के लिए है, और पूरा प्रॉफिट मतलब ए प्लस बी प्लस सी का प्रॉफिट। तो तीनों का प्रॉफिट अगर 1 हो रहा है तो उस केस में कैपिटल तीनों का 72,000 हो रहा है। लेकिन एक बार हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या तीनों का कैपिटल हो रहा है 70,000। ए का कैपिटल है 20,000, बी का कैपिटल है 15,000, ये तो हमें रियल में दिख रहा है। सी को बोला गया है लाओ 18,000। तो अब हम लोग टोटल करेंगे 20,000, 15,000 और 18,000, तो टोटल हो गया 53, 20, 15 और 18,000। हाँ देखो 53, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब तीनों का कैपिटल मिला के 72 होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सी से तो मंगवा लिया, ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने सी से ज्यादा मंगवाया है। अगर अपने ही प्रॉफिट के, अपने ही जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किए हैं उसको अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कंपेयर कर रहे हैं कि 1/4 के लिए 18,000 लाओ, तो उस केस में 1 का वैल्यू 72,000 होना चाहिए, ठीक है। जब 72,000 हो रहा है, जबकि रियल में 53,000 हो रहा है, ठीक है। तो सी को तो जैसा बोला जा रहा है वो ऐसा ला रहा है, इसका मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कम है, मतलब इनको सी से कम मांगना चाहिए, इनको सी से कम मांगना चाहिए। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं। एक्चुअली ये गुडविल भी जोड़ के मांग रहे हैं, बट उसको बोल नहीं रहे गुडविल, बोल रहे कि कैपिटल का ही 18,000 लाओ। इसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। अब कितना अमाउंट है हिडन गुडविल का, यहाँ पर एक बार पढ़ के देखते हैं। देखो यहाँ पर 72,000, बट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिकम ओनली 53,000। अगर रियल में देखो तो जब इन तीनों का कैपिटल एक जगह जमा होगा तो वो सिर्फ 53,000 ही दिखेगा। So the hidden value of the goodwill should be taken as 19,000. Hidden value goodwill 19,000 कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पर माइनस करने से ही समझ में आएगा। Hidden goodwill कितना हो जाएगा, 72,000 माइनस 53,000। तो हिडन गुडविल कितना हो जाएगा 19,000। मतलब एक्चुअली ये गुडविल के लिए कितना मंगवा रहे हैं, ये गुडविल जो है इनका 19,000 वैल्यू कर रहा है, वो 19,000 के हिसाब से 1/4 के हिसाब से वो अपना गुडविल का पैसा मंगवा रहे हैं सी से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जो टोटल कैपिटल 72,000 होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली टोटल कैपिटल रियलिटी में 53,000 हो रहा है। तो इन्होंने अपना गुडविल का वैल्यू कितना कर रखा है, इन्होंने अपना गुडविल का वैल्यू कर रखा है 19,000, और 19,000 का ही एक हिस्सा वो सी को बोल रहे हैं लाने के लिए ऐसे गुडविल, बट वो गुडविल नहीं बोल के कैपिटल के साथ जोड़ के बोल रहे हैं कि टोटल 80,000 एज अ कैपिटल लाओ। बट उसमें एक्चुअली 18,000 में कुछ पोर्शन गुडविल का भी इंक्लूडेड है, 18 में पूरा 19 नहीं है, ये तो
होल गुडविल का वैल्यू। जैसे ये क्या है, टोटल कैपिटल, ये टोटल हिडन गुडविल है। अगर सी को डायरेक्टली बोला जाता कि गुडविल का हिस्सा भी लेके आओ जो जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, तो वो 19,000 का 1/4 होना चाहिए था, ठीक है। मतलब लगभग अगर गुडविल को अलग से बोला जाता तो गुडविल 4750 होता। कैसे, 19,000 का 1/4 उसको लाने के लिए बोला जाता, 4750। तो कैपिटल में, तो कैपिटल कितना लाने के लिए बोला जाता, कैपिटल लाने के लिए बोला जाता, ये देखो 13,250, ये कैपिटल लाने के लिए बोला जाता, ठीक है। 13,250 ये कैपिटल लाने के लिए बोला जाता। कैसे, देखो अभी देखो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम इसको पूरा एनालिसिस करके बता रहे। देखो इन्होंने अपना गुडविल का, हम इसको मिटा के ना डिटेल्स में बता रहे हैं। इनका गुडविल का, बिजनेस का टोटल गुडविल का वैल्यू इन्होंने 19,000 किया। अगर इनको छुपाना नहीं होता तो ये सी को बोलते कि देखो हम लोग का गुडविल है बिजनेस का 19,000 और तुम्हें ये गुडविल का अपना हिस्सा लाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा गुडविल हम लोगों ने जनरेट किया है, ठीक है, तो तुम्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो तुम गुडविल का अपना हिस्सा लाओ। तो अपना हिस्सा मतलब सी पूछेगा, तो अपना हिस्से का मतलब होता है जितना प्रॉफिट शेयरिंग हम तुम लोग तुमको अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। हम 1/4 हम लोग अलॉट कर रहे हैं कि तुम्हें 1/4 प्रॉफिट मिलेगा, तो तुम 1/4 के लिए जितना गुडविल निकलेगा उतना लाओ, यानी कि 1/4 का 19,000, ठीक है। 1/4 का अगर 19,000 करेंगे हम लोग तो उसमें आंसर आ जाता है 4750, ठीक है। तो सी बोलेगा ठीक है 4750 गुडविल के लिए लाएंगे, तो कैपिटल के लिए कितना लाएंगे, तो ये लोग बता देंगे कि कैपिटल का कितना लाना है। ये देखो ये हम बैक कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। 18,000 टोटल है जिसमें कि गुडविल छुपा हुआ है, तो वहां से गुडविल को हटा दो तो मिल जाएगा कैपिटल। तो सिर्फ कैपिटल का 13,250 होना चाहिए, जो कि ये लोग छुपा रहे, नहीं बोल रहे। इनको मंगवाना चाहिए था 13,250, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 18,000 मंगवा रहे हैं। इनको मंगवाना चाहिए था 13,250 टुवर्ड्स कैपिटल, 4750 टुवर्ड्स गुडविल, बट ये लोग दोनों को ऐड करके बोल रहे हैं 18,000 ले आओ, और बोल रहे हैं कि हम लोग गुडविल नहीं मंगवा रहे हैं, जबकि ये लोग गुडविल के लिए ही इतना पैसा मंगवा रहे हैं। उसका प्रूव हो गया, क्योंकि देखो तीनों का कैपिटल होना चाहिए 53। अब देखो इससे क्या तीनों का कैपिटल 53 होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो अगर 13,250 अगर 1/4 कैपिटल के लिए है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 13,250 इंटू 4 करके देख लो। 13,250 इंटू 4 करने से 53,000 ही आएगा, और जो कि सही आंसर होगा, है ना। 53,000 ही आएगा, 53,000 का कैपिटल। अब तुम लोग ये सोच सकते हो कि ए का कैपिटल 20,000, बी का कैपिटल 15,000, सी का कैपिटल तो 13,250 है, तो 53,000 कैसे होगा। एक्चुअली जो गुडविल के लिए पैसा लाया जाता है वो नाम तो गुडविल के लिए होता है, दिखाया जाता है, फिर वो कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि ये हिडन गुडविल कैसे होता है, ठीक है। हिडन गुडविल कैसे हम लोग समझेंगे, अगर हम लोग का ये तीनों का जो टोटल कैपिटल रियलिटी में हो रहा है उससे ज्यादा अगर रेशियो के हिसाब से आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर हिडन गुडविल वाला केस है, ठीक है। ऐसे 1/4 4/1 करने पे 72,000 आ रहा है, जबकि तीनों का टोटल करने पे 53 आना चाहिए था। तो इसका मतलब जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वही हो जाएगा हिडन गुडविल। अच्छा, अब देखो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा था कि क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। अब इसका नीड क्यों आया, देखो whenever there is any change in the existing relationship of the partner in terms, some partners have to sacrifice their future profit and some other would gain। क्या होता है जब नया कोई पार्टनर आता है, जैसे कि ये सी आ रहा है, ठीक है, इतने दिन ये लोग 50-50% प्रॉफिट ले रहे थे। 1:1 मतलब क्या, 50% 50%, 100 रुपए आएगा तो दोनों को इक्वल मिलेगा 50-50। लेकिन अगर 1/4 हो जा रहा है इसका सी का, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो टोटल प्रॉफिट है वो भी आधा आधा नहीं बांट पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सी भी आ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इनका गेन होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी का गेन होता है, किसी, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि फिर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स का भी जरूरत होता है, ठीक है। सबके पास सेम स्किल कैपिटल नहीं होता है। अगर हम लोग लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो लोगों को जोड़ना जरूरी है, थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं करने से ज्यादा गेन भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से पार्टनरशिप में पार्टनर लोगों को एडमिशन लिया जाता है।
Those who are sacrificing future profits should be compensated by the other who are gaining, ठीक है। तो जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेंगे तो उनको गेनिंग पार्टनर कुछ कंपेंसेट करेंगे, कैसे? दिस एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनरशिप राइट्स में अराइज ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो सैक्रिफाइस होगा। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अभी कुछ और है, तो उसमें पार्टनर लोगों को इफेक्ट आएगा। मान लो पहले 50-50% कर रहे थे, अब 30-70 कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक जन का गेन एक जन का लॉस। किसी कोई पार्टनर रिटायर हो गया, मान लो तीनों पार्टनर थे एबीसी, ए रिटायर हो गया, तो फिर अब ए रिटायर हो जा रहा है तो बाकी जो पार्टनर रह जाएंगे वो गेनिंग हो जाएंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, द पार्टनर who gain in terms of profit sharing ratio have to pay for such gain as a proportion to have value गुडविल। एक्चुअली जो सैक्रिफाइस वो लोग कर रहे हैं इस केस में देखो ए बी, उसके हिसाब से सी को क्या करना पड़ेगा, गुडविल के तौर पे वो प्रोपोर्शनेट कंपेंसेशन लाना पड़ेगा। द पार्टनर who lost in terms of profit sharing ratio receive payments for the sacrifice as proportion to the value of goodwill. Dissolution of partnership form is not covered in the study material and will be discussed in the actually जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन में कैसे ट्रीट होता है वो जो है हायर लेवल पे है, अभी नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, यहाँ पर पूरे एक एग्जांपल से समझाया गया है। क्या बोला है देखो, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन ए पार्टनरशिप सर्टेन एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स बिकम नेसेसरी। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत होता है। चीफली दिस इज बिकॉज the new partner will acquire a share in the profit of the firm and because of this the old partner will stand to lose। नया पार्टनर आएगा तो उनका जो पहले का सिचुएशन था वो नहीं रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जांपल देखो, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, ठीक है, मतलब 3/5 और 2। ये सपोज ए का है प्रॉफिट, ये सपोज बी का है। इफ देयर प्रॉफिट्स आर 20,000 ए विल गेट 12,000 एंड बी विल गेट 8,000। अगर 20,000 इन्होंने कभी प्रॉफिट कमाया हो है, ठीक है, तो उसमें ए को कितना मिलेगा, 3/5 मतलब कितना होता है 12,000, ठीक है, और बी को कितना मिलेगा, इसका मतलब बाकी 8,000, ये 20,000 का 2/5 कर लो, ठीक है। द रिमेनिंग 50,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। अच्छा सॉरी, इफ सी एडमिटेड एंड गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, अगर सी आ रहा है उनको 1/4 दिया जा रहा है, ठीक है, देन आउट ऑफ 20,000 ही विल गेट 5,000। अब मान लो सिचुएशन अलग हो गया, अब तीनों आ रहे हैं, ए बी और सी तीनों आ गए हैं बिजनेस में, मतलब सी भी आ गया है, ए बी और सी कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए, ठीक है। तो फिर ये 20,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, तो देखो 20,000 में से सी को कितना मिलेगा, 1/4, क्योंकि उसको तो हम लोगों ने बोल ही दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 मिल जाएगा, तो सी को मिलेगा 5,000, ठीक है। अब सी को 5,000 देने के बाद बचा कितना, 20,000 में से अगर हम लोग 5,000 दे देते हैं तो इसमें बचेगा 15,000। अभी 15,000 में से ए और बी को कितना कितना मिलेगा, देखो ए को मिलेगा अपने 3/5 के हिसाब से, यहाँ पर 9,000, ए का कितना था 3/5 और बी का कितना था 2/5, ठीक है, तो 3/5 मतलब 15,000 इंटू 3/5 मतलब 9,000 और 2/5 मतलब 6,000, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, जबकि इसके पहले ए को मिल रहा था 12,000 और बी को मिल रहा था 8,000, ठीक है। तो ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ, देखो 3,000, ठीक है, और बी का सैक्रिफाइस कितना हुआ 2,000। यही सैक्रिफाइस का टोटल ही देखो सी को मिल रहा है 5,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग 15, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही रहेगा ना, अब वो 2 जन की जगह 3 जन में बटेगा, तो फिर किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो जो नया आ रहा है उसको सैक्रिफाइस, उसको गेन होगा तो बाकी लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। द रिमेनिंग 15,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ए विल गेट 9,000 एंड बी विल गेट 6,000, दिखा दिया मैंने। दस ऑन सीज एडमिशन ए लूज 3,000, ठीक है, पर ईयर एंड बी लॉसेस 2,000 पर ईयर। अब क्या होगा, जब से सी एडमिशन ले लेगा, अब ए का हर साल 3,000 का लॉस होगा, बी को हर साल 2,000 का लॉस होगा। तो इसके लिए ये लोग बोलेगा कि सी को कुछ कंपेंसेट करना चाहिए, क्योंकि आज के बाद से हमेशा हमारा ये लॉस जो है चलता जाएगा, तो सी को क्या कंपेंसेट करना पड़ेगा, सी विल हैव टू कंपेंसेट ए एंड बी फॉर दिस लॉस। It is no argument to say that on C's admission the profit will not remain at 20,000. Extra profit will arise and therefore A and B will both get more than what they previously got. मतलब देखो अभी
ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है। तो सी तो पैसा लेके आ रहा है, सी कैपिटल लेके आएगा, सी काम भी करेगा, तो जब उसके साथ सी जुड़ जाएगा तो प्रॉफिट तो पहले के जैसे 20,000 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ज्यादा ही होगा, क्योंकि 3 जन जुड़ के काम करेंगे तो ज्यादा ही होगा। तो 20,000 तो नहीं रहेगा, ज्यादा ही होगा, तो फिर सी को कंपेंसेट करने का क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है। बट फिर भी बोला है, देखो क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये देखो बोल रहा है दैट द एडिशनल प्रॉफिट्स विल बी अर्न्ड by the combined effort of all the partners A, B and C. Therefore, if A and B get share of the extra profit, they are not particularly obliged to C. मतलब बोल रहा है कि अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, तीनों मिलके काम करने से, कंबाइंडली काम करने से, कंबाइंडली एफर्ट देने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। लेकिन इसमें देखो ए बी दोनों का ही जो है वहां पर मेहनत रहेगा। लेकिन जब सी आ रहा है, एक बने बनाए काम में वो एडमिशन ले रहा है, तो ए बी का ये बोलना बहुत नॉर्मल है कि इतने दिन से बिजनेस तो हम लोगों ने खड़ा किया, हम लोगों ने बिजनेस को इतना अच्छे तरीके से बनाया, गुडविल वगैरह क्रिएट मतलब जनरेट करने में इतना मेहनत किया, तो उसमें सी का तो कोई मतलब सी का तो कोई एफर्ट रहा नहीं, ठीक है। अभी सी एडमिशन होने के बाद तो एफर्ट तीनों का होगा, मतलब ए बी का एफर्ट तो डे 1 से चल ही रहा है, उनका एफर्ट तो बंद नहीं हो रहा है, सी का अभी स्टार्ट होगा। इनके कहने का मतलब ये है, इसीलिए ये डिमांड करेंगे कि मुझे हम लोगों को सी से कंपेंसेशन चाहिए, ठीक है। अब देखो देयरफॉर इफ ए एंड बी गेट अ शेयर ऑफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दे आर नॉट पर्टिकुलरली ऑब्लाइज्ड टू सी आउट ऑफ द present profit of 20,000 they have to give up share in favor of C and therefore they are entitled to compensation। इसीलिए क्या होगा, उनको compensation चाहिए। The problem of compensation is the chief problem while dealing with admission of partner, this is tackled through goodwill। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मतलब एलिमिनेट करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स लाया गया कि गुडविल के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, इसे एलिमिनेट करेंगे, टैकल करेंगे, क्या करेंगे। But one point should be made clear here. Goodwill is a compensation to old partner for their sacrifice in connection with admission of new partners. So it is to be credited to the partners according to their profit sacrificing ratio। अब देखो गुडविल के थ्रू से हम लोग ये कंपेंसेशन करेंगे, मतलब बोलेंगे कि गुडविल का भी इतना पैसा लाना पड़ेगा, मतलब उनको ऐसा बोलेंगे कि कैपिटल का कुछ लाइए और गुडविल का कुछ लाइए। अब गुडविल का क्या है, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आप बने बनाए बिजनेस में आ रहे हैं, आपको कल से ही बना बनाए बिजनेस मिलेगा काम करने के लिए, आपको डे 1 से 0 से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। तो आप जो कंपेंसेशन करेंगे वो गुडविल के नाम पे हम लोगों को दे दीजिए, ठीक है, जितना डिमांड किया जाएगा। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो ओल्ड पार्टनर को जो वो कंपेंसेशन ला रहे हैं एज अ गुडविल, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर अपने अंदर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग मतलब सी आने की वजह से, जैसे एग्जांपल लिया था ए बी का कितना शेयर कम हो जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पर हम एक बार समझाते हैं, इनका पहले कैसे था, हम परसेंटेज में समझाते हैं 50-50%, जबकि हमें परसेंटेज में करना नहीं है, ऐसे ही करके करना है। हम परसेंटेज में क्या होता है, क्लैरिटी ज्यादा आता है, इसीलिए 50-50% था। अब जैसे ही सी आ गया, जैसे ही सी आ गया इसका 25% हो गया, ठीक है। तो 100 में से अगर सी को 25% की 1/4 के लिए 100 में से अगर सी को 25% दे देते हैं तो बचता कितना है, बचता है 75%, ठीक है। अब ये 75% ये अपने अंदर पहले के जैसे ही अगर आधा आधा ले लेते हैं तो उसमें हो जाएगा 37.5 और 37.5, ठीक है। तो देखो 50 से सीधा कम होके 37.5 आ गया, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कितना किया इन्होंने, 50 माइनस 37.5, तो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है 12.5%। तो ये 12.5% जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया, जो छोड़ दिया, वही इनके पास आ रहा है। देखो 12.5 प्लस 12.5 25%, ठीक है। इसी चीज को हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, इसको ही हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सो इट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाटएवर शेयर द न्यू प्रॉफिट इज new partner is getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion to their old profit sharing ratio or in different proportion, ठीक है। sacrificing ratio कैसे होगा, बोल रहे sacrificed by old partner in proportion to their old profit sharing ratio, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है 50-50%। इसका रूल्स भी पढ़ेंगे कि कब डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा और कब ओल्ड प्रोपोर्शन में होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ये सारे एग्जांपल्स देखने जरूरी है। निगम एंड धमेजा, निगम एंड धमेजा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये लोग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका, इक्वल मतलब 1:1, ठीक है। अब 1:1 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड शेयर के कॉलम में देखो लिखा हुआ है 1/2 1/2। They agree to take
घोष एज थर्ड पार्टनर, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि घोष को वो एज ए थर्ड पार्टनर एडमिशन लेंगे। नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली। तो घोष को कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि 1/3 शेयर, 1/3 जो है न्यू शेयर घोष को मिलेगा, 1/3, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं घोष को 1/3 मिलेगा। और ये 1/3 कौन दे रहा है, ये 1/3 दे रहा है ये दोनों पार्टनर इक्वली, ठीक है। दैट इज एट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल था पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो टोटल कितना प्रॉफिट था, ये देखो टोटल प्रॉफिट था 1, उसमें से घोष को कितना दे दिया हम लोगों ने 1/3। जैसे मैंने 100 से यहाँ पर जस्ट कंपेयर करके देखो, जैसे मैंने 100 से 25 माइनस किया था, यहाँ पर 1 से 1/3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा कितना 2/3, ठीक है। अब ये 2/3 जो है ये 2/3 निगम और धमेजा का रह जाएगा। अब निगम और धमेजा अपने अंदर ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में अगर कोई डिटेल्स नहीं हमें दिया हुआ है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि पुराने तरीके से शेयर करेंगे। पुराना तरीका क्या था, इक्वल। तब इसको इक्वल कर दो, तो 2/3 को इक्वली दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 2/3/2, तो 2/3 इंटू 1/2 यानी 1/3 1/3 दोनों का, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, तीनों का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है। इनका भी 1/3 निगम का, धमेजा का नया वाला 1/3, घोष का भी 1/3, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कितना हुआ, पहले आधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अभी 1/3 है। तो आधा मतलब हाफ माइनस 1/3 1/6 हो जाएगा, हाफ माइनस 1/3 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अमाउंट से बता दिया है कि कैसे हो रहा है। इन अदर वर्ड्स 1/3 शेयर ऑफ घोष वाज बोर्न बाय निगम एंड धमेजा एट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाय दिस प्रोसेस निगम सैक्रिफाइस्ड 1/6, यहाँ पर दिखा दिया है, एंड धमेजा सैक्रिफाइस्ड 1/6। सो द प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1/6:1/6, दोनों का ही 1/6 यानी 1:1, जो कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग के जैसा ही सेम हो गया। क्यों हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब इक्वल होता है, जब नए पार्टनर एडमिशन लेने के बाद पुराने पार्टनर अपने अंदर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे इसका डिटेल्स हमें नहीं बताया जाता है। तो हमेशा क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। उसका रीजन भी है, अगर इन्होंने आधा आधा ही छोड़ा है अमाउंट, ठीक है, घोष को इक्वली छोड़ा है, तो इक्वल तो इनका पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। देखो क्योंकि सिंपल सा बात है, इनका 50% था, इनका 50% था, हाफ हाफ का मतलब इनको इन्होंने 1/3 के लिए ले लिया, जिसका वैल्यू थोड़ा सा अजीब आएगा, 33.33% इतना आएगा। बचता है कितना, 100 माइनस 33.33%, ठीक है। जो बच रहा है वो हो रहा है 66.67% ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये अपने अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 करने से समझ में आ जाएगा 33.33, ये डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 33.33, मतलब सबका ही 33.33 हो गया, ठीक है। अब ये जो इनका जो 33.33 है ये क्वेश्चन में ही बता दिया, ये इन दोनों ने इक्वली दिया है, ठीक है। तो इक्वली अगर दिया है तो 33.33 को इक्वल डिवाइड करने से आता है 16.65, तो 15 से अगर 16.65 लेस करेंगे मतलब सैक्रिफाइस यही तो हो रहा है जो दे रहे हैं, तो दोनों का सैक्रिफाइस अगर इक्वल है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा, चाहे परसेंटेज में निकालो चाहे अमाउंट पे निकालो, ठीक है। ये तो मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अगर नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ निगम धमेजा एंड घोष बिकम्स 4:2:3, मान लो किसी भी तरीके से वो 1:1 की जगह ऐसा आ जाता है, देन प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय निगम एंड धमेजा ऑन घोष's एडमिशन इज नॉट एट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब तब लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे नहीं होगा पहले जैसा। कैसे, जैसे निगम का पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से क्या था 1:2, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है धमेजा का भी 1/2, ठीक है। अभी नया इनका रेशियो कितना हो रहा है, ये कौन है एन, ये एन के लिए है, पहला निगम बोला हुआ है, तो निगम का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और इनका 2/9, और इनका ये तो कौन है, ये है घोष, घोष का है 3/9, ठीक है। लेकिन हमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है जो ओल्ड पार्टनर का होगा निगम और धमेजा का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को पता है अगर हमारा एलसीएम नहीं जाता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 18
9 और 8, ये हो गया 1/18। यहाँ पर भी देखो सेम ही हो जाएगा 1/18, ठीक है। तो सॉरी 5/18 होगा, ये 9 2 से 18, 9 और ये 4, 5/18। देखो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1/18 इज टू 5/18, मतलब 1:5, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो उस केस में लेकिन इक्वल नहीं होगा। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि अगर परसेंटेज चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है, तो सेम आंसर कैसे आए। If Ghost pays goodwill 24,000, then in first case जो हम लोग पहला वाला कर रहे थे, मतलब ये वाला, ठीक है। अगर 24,000 गुडविल ला रहा है तो निगम एंड धमेजा शुड शेयर इट इक्वली, क्योंकि तब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल था। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुडविल का जो भी पैसा आएगा वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर डिवाइड कर लेंगे। तो 24,000 का 12,000 और 12,000 करके निगम धमेजा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट सेकेंड केस में क्या होगा, 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 24,000 डिवाइडेड बाई 6, 1:5 मतलब डिवाइडेड बाई 6, मतलब 4,000 और बाकी बचा 20,000। तो उस केस में 4,000 निगम को चला जाएगा और धमेजा को चला जाएगा 20,000। ये इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वैसे ही गुडविल का कैलकुलेशन। Take another example. Nigam Dhameja are equal partners. They agreed to take Ghosh as 1/3 partner. The new profit sharing ratio 4:2:3. Nigam and Dhameja agreed 27,000 as value of goodwill. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बोल रहा है कि निगम धमेजा पहले दोनों इक्वल पार्टनर थे, ठीक है। तो निगम इज टू धमेजा दोनों का पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, ठीक है। अब इन्होंने घोष को एडमिशन ले लिया, अब ये 3 जन हो गए, ठीक है। और घोष को लिया है 1/3 के लिए, ठीक है, 1/3 के लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है 4:2:3। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली 3 लिख लेते हैं, 4:2:3। निगम धमेजा ने एग्री किया, मतलब दोनों ने ये कैलकुलेट करके बताया है घोष को कि उनके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू 27,000, दोनों में डिफरेंस था। पहले बोला था घोष ने गुडविल के लिए 24,000 पे किया, मतलब इन्होंने जो बोला उसमें 24,000 इसके हिस्से में आ रहा था, घोष के हिस्से में। अभी यहाँ पर टोटल ही गुडविल 27,000 है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो टोटल 27,000 नहीं लाना पड़ेगा घोष को टोटल गुडविल का हमेशा उसका हिस्सा लाना पड़ता है, ठीक है। उसका हिस्सा लाना पड़ता है। उसका हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो 3 बाई ये कितना हो जाएगा 9। तो इससे कैलकुलेशन करो तो 9,000 लाना पड़ेगा गुडविल के लिए। घोष को 9,000 लाना पड़ेगा, जो कि निगम और धमेजा अपने अंदर क्या करेंगे, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। चलो देखो यहाँ पर 9,000 किया है कि नहीं, 9,000 किया है। अब ये अपने अंदर कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले था निगम का हाफ, ठीक है। अभी कितना हो गया है 4/9। ओ अच्छा, ये सेम अमाउंट है, यानी 1/18 और 5, मतलब 1:5। तो ये 9,000 को 1:5 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 6, यानी 1,500 और ये हो जाएगा 7,500। ऐसे कैलकुलेट होगा। ये देखो 15,000 और 1,500 और 7,500 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लैंग्वेज समझना जरूरी है कि गुडविल टोटल बता रहा है कि गुडविल का हिस्सा बता रहा है जो इनकमिंग पार्टनर है उसके लिए। जैसे पहले वाले ने बोला था कि वो गुडविल का हिस्सा ला रहा है 24,000, और अभी वाले में बोल रहा है कि वो गुडविल के लिए उनका टोटल गुडविल वैल्यूएशन किया गया है ओल्ड पार्टनर की तरफ से कितना यहाँ पर ऐसा कुछ था। एक सेकंड देख लेते कि ये टोटल इन्होंने वैल्यू किया, तो उसका हिस्सा लाना पड़ेगा। हमेशा याद रखो कि इनकमिंग पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से कहे गए टोटल गुडविल पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके जितना आएगा उतना लिखा है। As per the accounting standard, it is not recommended to raise goodwill account, but to show the adjustment of goodwill through partners capital account. अब ये जो goodwill ये लोग बता रहे हैं ना, जैसे कि 27,000, ये goodwill ये लोग अपने बैलेंस शीट में कभी नहीं रेज कर सकते। रेज करने का मतलब उसको दिखाना नहीं दिखा सकते, उसके बदले उनको क्या करना पड़ेगा, ये goodwill का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू से।
जैसे कि यहाँ पर क्या है ये देखो, घोष के कैपिटल अकाउंट से हम लोग 9000 काट लेंगे, ठीक है। 9000 उनका कैपिटल डेबिट करने का मतलब है कैपिटल कम हो जाना, और उनके कैपिटल अकाउंट में 1500 और 7500 निगम और धमेजा के अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो घोष उनको कंपेंसेट कर रहा है, तो कंपेंसेशन के तौर पे 1500 और 7500 इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कैसे होगा, अभी तो ऑलरेडी डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसीडरेशन इन मनी और मनी सोर्स हैज बीन पेड फॉर। ये हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था कि अगर परचेज गुडविल है तभी हमें एएस भी मैंने बोला था क्या होता है, एएस हमें अलाउड करता है गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम लोग का इनहेरेंट गुडविल है, मतलब खुद से जनरेट किया हुआ गुडविल है, तो उसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। Therefore, only purchase goodwill should be recorded in the books of the firm. In case of admission of a partner, goodwill cannot be raised in the books of the firm because no consideration in money or money source is paid for it. ठीक है? If the incoming partner brings any premium over and above his capital contribution at the time of his admission, such premium should be distributed to other existing partner. बोल रहा है कि कैपिटल के अलावा प्रीमियम मतलब क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल के अलावा अगर इनकमिंग पार्टनर एडमिशन के केस में अगर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ला रहा है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर है यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। When a new partner is admitted to a firm, the old partner generally sacrifice in favor of new partner in terms of lower profit शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर। बोल रहा है कि जब भी कोई पुराना नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस होता है। क्यों सैक्रिफाइस होता है? क्योंकि ओल्ड डेज में जैसे वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अभी वो कभी नहीं कर सकेंगे, फ्यूचर में हमेशा कम ही करेंगे। Therefore, the premium of goodwill brought in by the new partner shall be given to the existing partner on the basis of profit sharing ratio। बोल रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाएगा पार्टनर के तरफ से, इनकमिंग पार्टनर की तरफ से, वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, जो अभी अभी हम लोगों ने दिया। एक्चुअली क्या होता है, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस तो होता है, फिर ये लोग क्यों करते हैं, सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है, लेकिन जब 3 लोग मिलके काम करेंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब कैसे देखो, पहले मान लो 2 जन मिलके 20,000 ही कमा पा रहे थे, ठीक है, एक ट्रेंड था 20,000 22,000 25 ऐसे करके, मान लो 20,000 मैक्सिमम 20,000 कमा पा रहे थे, जो ये आधा आधा बांट ले रहे थे, मान लो 2 पार्टनर 10,000 10,000। अब इन्होंने दूसरे एक पार्टनर को एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के वजह से देखो इनका प्रॉफिट बढ़ गया है 30,000, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, 30,000 नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं इनका प्रॉफिट बढ़ गया है, सपोज ये कितना दे 60,000 कर देते हैं, ठीक है, 60,000 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या 60,000 ही थोड़ा सा चेंज करते हैं 33, ठीक है, 33,000। अब 3 पार्टनर है, पहले ए और बी थे, अब 3 पार्टनर है, अब तीनों इक्वली बांट रहे हैं। इक्वली बांटने का मतलब है ये तीनों 1/3 करके बांट रहे हैं, तो ए को मिल रहा है 11,000, बी को मिल रहा है 11,000, सी को मिल रहा है 11,000। अगर परसेंटेज में देखो तो पहले इनको 50-50% मिल रहा था, दोनों आधा आधा, मतलब क्या 50-50। अभी ये तीनों मिलके बांट रहे हैं, यानी तीनों मिलके अगर बांट रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है, 100% का 3 मतलब लगभग 33.33% ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट करे। बट अमाउंट में देखो 10,000 से ये 11,000 रुपया बेनिफिट हुआ, तो परसेंटेज में ऑब्वियसली कम हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी मतलब अमाउंट में देखो तो कम नहीं होता, इसी वजह से नए पार्टनर को एडमिशन लिया जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर समटाइम्स गुडविल में बी इवैल्यूएटेड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर वेयर incoming partner is unable to bring in cash any premium for goodwill. In that situation also the value of goodwill should not be raised in the book since it is inherent goodwill। बोल रहा है कि मैंने सही पढ़ा तो the profit sacrificing ratio is computing by deducting, नहीं अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ when a new partner is admitted the old partner generally sacrifice in, therefore the premium for goodwill brought in by new partner the profit sacrificing ratio is computed। हाँ ये तो हमें पता ही है कैसे sacrificing ratio कैलकुलेट किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओल्ड हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है देन देयर इज ए प्रॉफिट सैक्रिफाइस, और अगर नेगेटिव आता है देन देयर इज ए देयर इज अ गेन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है।
यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, देखो बहुत ही बेसिक सा बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस करना पड़ेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो क्या होता है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो क्या होता है। अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो डिफरेंस इज नेगेटिव तो गेन, ठीक है, और डिफरेंस इज पॉजिटिव देन सैक्रिफाइस। ये कैसे पॉसिबल है, मान लो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सपोज 50%, ठीक है, मतलब आधा, हम परसेंटेज में बताते हैं, और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सपोज 60%, ठीक है। तो पहले 50% मिलता था, अभी 60% मिल रहा है, यानी नेगेटिव 10%। अगर हम लोग न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं तो ये अभी मिल रहा है, ये पहले मिल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव अगर हो रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60%, तो नेगेटिव, एक मिनट मैंने गलत लिखा, इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव देन देयर इज अ प्रॉफिट सैक्रिफाइस। अच्छा, और नेगेटिव होने से गेन है, नेगेटिव होने से गेन है, ये तो उल्टा हो गया। फिफ्टी परसेंट पहले अभी अगर 50% मिल रहा है, पहले 60% मिल रहा था, हमें कौन सा माइनस करने बोला है, एक बात, इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, मैंने उल्टा लिखा, फ्रॉम बोला है ना, तो ये ओल्ड पहले लगेगा, ओल्ड और न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू। तो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। तो यहाँ पर देखो, मैंने जो एग्जांपल लिया वही कर देते, बस ओल्ड न्यू को चेंज कर देते, पहले 50% मिल रहा था, अभी 60% मिल रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस प्लस का छोड़ो, पहले 50 मिल रहा था, अभी 60 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 10% हमें गेन हो रहा है, तो नेगेटिव होने से गेन होगा। और जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो कि पहले 60% मिल रहा था, अभी 50% मिल रहा है, तो 10% कम मिल रहा है, यानी सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होने से सैक्रिफाइस, नेगेटिव होने से गेन, अगर ओल्ड माइनस न्यू करने पे हम लोग का ये सिचुएशन क्रिएट होता है। लेकिन इसको भी रटने का जरूरत नहीं है, हम लोग समझ के ही कर लेंगे, सिंपल सा बात है। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, हम लोग इतना तो देख ही सकते हैं कि पहले हमें कितना मिल रहा था, अभी हमें कितना मिल रहा है। अगर पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है तो गेन है, पहले से अभी कम मिल रहा है तो सैक्रिफाइस, ठीक है। रूल्स क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट। द प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कंप्यूटेड बाय, ये वाला हो गया, इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, ये भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। देन देयर इज अ गेन इन टर्म्स ऑफ हायर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ admission of a partner, only those existing partner are entitled to share of goodwill who have sacrificed a part of their profit in favor of the new partner, ठीक है। तो सिर्फ उसी पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिलेगा जो कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर, मान लो ए बी सी तीनों है, डी एडमिशन ले रहा है, डी एडमिशन लेने के वजह से सिर्फ ए और बी सैक्रिफाइस हो रहा है, सी का कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, तो सी को नहीं मिलेगा। Sometimes goodwill may be evaluated in case of admission of a partner when incoming partner is unable to bring in cash any premium for goodwill। अगर goodwill evaluate किया गया है, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, और जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल के लिए जो प्रीमियम लाना है, कैश लाना है, वो नहीं ला पा रहा है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स। तब भी हम लोग गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते, किसी भी तरह से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये इनहेरेंट गुडविल है, ये किसी का परचेज किया हुआ गुडविल नहीं है। रादर इट इज प्रेफरेबल दैट सच वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पेज एनी प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली पे कर रहे हैं, ठीक है, टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइवेटली, क्वेश्चन में बोल दिया गया है पर्सनली या प्राइवेटली पे किया जा रहा है, जिसका किसी भी तरह का इम्पैक्ट जो है वो अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग जो भी कर रहे हैं प्राइवेटली कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से हट के, तो उस केस में किसी तरह का एंट्री बुक्स में नहीं होगा। इन दैट केस द अमाउंट टू बी पेड टू ईच पार्टनर should be calculated as per the profit sacrificing ratio. If only new partners profit sharing ratio is given, then profit sacrificing ratio of old partner would be same as old profit sacrificing ratio। ये point क्या बोल रहा है, फिर से देखो, the amount to be paid to each partner should be calculated as per the profit sacrificing ratio। कितना देना पड़ेगा वो भी PSR मतलब profit sacrificing ratio से ही calculate कर लेंगे, जैसे
बाकी में कर रहे हैं। इफ ओनली न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, लेकिन अगर सिर्फ नए पार्टनर का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है, प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर वुड बी सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना मान लेंगे, जो उनका पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ऐसा एक क्वेश्चन होने से ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। तीन पार्टनर है, इन्होंने 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इतने दिन से। दे वांट टू एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर। अब डी को इन्होंने एडमिशन लेना है और 1/5 प्रॉफिट के लिए लेना है। डी क्या ला रहा है, 30,000 कैपिटल ला रहा है, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल। अगर हम लोग नॉर्मल एंट्री देखें तो क्या होता है, कैश टू कैपिटल। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, कैश की जगह बैंक यूज कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैंक या कैश टू कैपिटल, इसकी जगह हम लोग करेंगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसका है, डी का है, तो लिखेंगे टू डीज कैपिटल, ठीक है, टू डीज कैपिटल। तो कितने से एंट्री होगा, 30,000 से। ये एंट्री दिखेगा, ठीक है। ये कंबाइन एंट्री क्या हुआ है, हम इस एंट्री को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में कर रहे हैं, फिर हम कंबाइन एंट्री भी दिखा देंगे। हम इस एंट्री को दो पार्ट में कर रहे हैं। तो पहला एंट्री हम लोग का कैपिटल के लिए हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू डीज कैपिटल। डी पैसा ला रहा है बिजनेस में कैपिटल के तौर पे 30,000, और जो 10,000 है वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइस पार्टनर लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये 1/5 के लिए आ रहे हैं, डी जो है वो 1/5 के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो कितना होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 1 माइनस 1/5। टोटल प्रॉफिट 1 है पूरे फर्म का, अगर 1/5 डी का चला जाता है तो बचता है 1/4, जिसका हिस्सेदारी बाकी तीनों पार्टनर का होगा, ए बी सी को, सी का। ए बी सी को ये प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो पुराने तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ए को मिलेगा 4/5 का 2/5, ठीक है, 4/5 का 2/5। बी को मिलेगा 4/5 का 2/5, और सी को मिलेगा 4/5 का 1/5, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा, देखो 8/25 ए का, बी का आ गया 8/25 और सी का आ जाएगा 4/25। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8:4। यानी इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2:1। देखो वही आ गया, क्योंकि उसी को हम लोगों ने करके देखा ना, क्योंकि ये बाकी बचा वो उसी तरह से हो रहा है। तो 2:2:1 ही हो जाएगा, रेशियोज में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, 2:2:1 ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये 2:2:1, ये 4/5 का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया मैंने, 2:2:1, ठीक है। अच्छा, और इसमें सिर्फ इसका करने से तो नहीं होगा, डी को भी जोड़ना पड़ेगा 1/5, ठीक है। तो इसमें 2:2:1 और भी कुछ हो जाएगा। 1/5 को इसके साथ बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंटू 5 और यहाँ पर इंटू 5 लगा देंगे, तो ये नया रेशियो हो जाएगा। बाकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होगा, ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें जो नया पार्टनर एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, पुराने पार्टनरों को किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, देन यही वाला रेशियो हम लोग का प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। हम अभी दिखा देते हैं कैसे होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन को एक्चुअली हम करके ही दिखा देते तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 ये हम करके दिखाते हैं, ये देखो एग्जाम्पल 1, ठीक है। इसको डिटेल्स में हम एनालिसिस करके बता देते हैं। ए यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड, यहाँ पर लिखते हैं न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों पार्टनर थे जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/5 और 1/5, ठीक है। नए पार्टनर के तौर पे कौन आए हैं, डी, ठीक है, और इनको लिया गया है 1/5 के लिए, ये क्वेश्चन था। तो ये 1/5 के लिए जैसे ही आ गए तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके कितना हो गया वो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके क्या हो गया, 1 माइनस 1/5, क्योंकि पूरे प्रॉफिट से 1/5 डी लेके जाएंगे तो इनका 4/5 हो गया। तो ए को टोटल 4/5 का कितना मिलेगा, 2/5, ठीक है। तो ये हो गया 8/25, नया इसका ये बन जाएगा। तो ये सेम अमाउंट है, दैट्स वाई इनका भी इतना ही बन जाएगा,
8/25 और सी का हो जाएगा 4/25। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 8:8:4 यहाँ पर 5 है तो बेस में इंटू 5 करेंगे, इक्वल करना पड़ेगा रेशियोज का रूल्स, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो पहले था 2/5, अभी हुआ है 8/25। 10 - 8 कितना हो जाएगा 2/25। पहले था, ये देखो पहले से अभी कितना हुआ, अब ये 2/5 ऑब्वियसली ज्यादा हुआ। देखो फॉर्मूला नहीं याद रखने से भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने ओल्ड वाला वैल्यू लिया माइनस न्यू वाला किया, आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है और ये ओल्ड वैल्यू है, तो अभी कब मिल रहा है, तभी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सिंपल बात है। अब 2/5 माइनस 8/25, इनका भी सेम आंसर आएगा 2/25। सी का देख लो, सी का पहले 1/5 था, अभी 4/25 है, तो इनका आंसर कितना आ रहा है 1/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, डी का तो गेन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, ये अलग से ऊपर कर लेते हैं, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2/25:2/25:1/25। तो कितना आ गया 2:2:1, मतलब वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही आ गया। क्यों आएगा, जब नए पार्टनर किस तरह से अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे उसके बारे में नया कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, हम लोग पुराने तरीके से ही बचे हुए प्रॉफिट को इनमें बांट देते हैं, तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखो। अगर नया कुछ नहीं बताया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर हो जाएगा। अब इन्होंने प्रीमियम कितना लाया है 10,000, अब ये 10,000 ये एबीसी में कैसे बटेगा 2:2:1 में बटेगा, तो 10,000 का 250 4,000, तो 4,000 10,000 का फिर से 250 यानी कि 4,000 और 10,000 का 150 यानी कि 2,000, ठीक है। ये इनको मिल जाएगा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, ये देखो कितना पैसा आ रहा है 10,000 आ रहा है। तो एक तो मैंने पहले एंट्री दिखाया था बैंक, हम लिख के दिखा देते पहले, कैपिटल का एंट्री सी के तरफ से डी के तरफ से, बैंक टू डी कैपिटल। थर्टी थाउजेंड अब यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना ला रहे हैं 10,000, किसको मिलेगा ए को मिलेगा, टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कितना कितना मिलेगा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 442, 4,000 4,000 2,000, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कंबाइनली कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 + 30 मिला के कितना हो जाएगा 40,000, देखो वही किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, टू एस कैपिटल 4 टू बीस कैपिटल 4, टू एस कैपिटल 4 टू बीस कैपिटल 4, फिर देखो टू सीज कैपिटल 2,000, टू सीज कैपिटल 2,000, टू डीज कैपिटल 30,000, ये कंबाइनली करेंगे तो टू डीज कैपिटल 30,000 है, ठीक है। ये वाला चीज किया हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, देखो क्या बोल रहा है, A and B are equal partners. They wanted to take C as a third partner, and for this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. इन्होंने total goodwill का value किया 1,20,000. The journal entry for adjustment of value of goodwill through partners capital account. Partners capital account के through से यहाँ पर बोला है कि goodwill का valuation कैसे किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है 1,20,000 ये टोटल गुडविल है, उसमें से इनकमिंग पार्टनर को अपने हिस्से का लाना पड़ता है, तो 1,20,000 में सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 1,20,000 में सी का हिस्सा उतना आएगा जितना ये प्रॉफिट शेयर करेंगे 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 40,000, तो सी को कितना कैपिटल का पैसा लाना पड़ेगा, सॉरी गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा 40,000 लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एंट्री हमें कैसे करने बोला है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से करो, पैसा नहीं लाना, ये दोनों में ना डिफरेंस है, अभी बताते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से करने का मतलब है जो ओल्ड पार्टनर है उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40,000, इनका कैपिटल पहले भी क्रेडिट हुआ था, पहले वाले एंट्री अभी जो हम लोगों ने देखा है इसमें भी क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर कैसे क्रेडिट होगा,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? अगर नए पार्टनर आने की वजह से ओल्ड पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कुछ नहीं बताया जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि इक्वल था। तो 40,000 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 जो है ये दोनों पे करेंगे, ये दोनों को कंपेंसेट किया जाएगा और उस वजह से सी के कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, सी के कैपिटल को उतने से कम कर देंगे, क्योंकि बोला है एडजस्ट करने के लिए थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो उस गुडविल के पैसे को हम लोगों ने बैंक बोल के दिखाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि 10,000 लाना है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब है कैश में ला रहे हैं, कैपिटल को कम बेसी नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कैपिटल को कम बेसी करने के लिए बोला जाता तो ये दिखाया जाता है कि डी ने 30,000 कैपिटल दिया था, उसमें से 10,000 हम लोग हटा रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का, यानी डी का कैपिटल 20,000। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, डी ने 30 + 10 40,000 कैपिटल कैश लाया, ठीक है, जिसमें 30,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 फॉर प्रीमियम। अगर लैंग्वेज दिया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल तो उसे हमें बैंक के थ्रू से एंट्री करना है, और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला हुआ है तो हमें उसको कैपिटल के थ्रू से दिखाना है कि कैपिटल हम लोग इतना डिडक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। A and B are equal partners, यानी 1:1। They wanted to admit C is 1/6 partner who brought 60,000 as goodwill। अब लैंग्वेज फिर से चेंज, पहला वाला था प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा वाला बोला गया कि यहाँ पर लैंग्वेज क्या यूज हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज यूज हुआ है कि गुडविल का एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 60,000 एज गुडविल, गुडविल लेके आए, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 3:2:1। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 3:2:1 बता दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर नहीं होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता दिया गया है। तो अभी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढेंगे कितना हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे कितना हो रहा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना ढूंढेंगे? ए को पहले मिलता था 1/2, बी को पहले मिलता था 1/2, अभी ए को कितना मिलता है? अभी ए को मिलता है 3/6, ठीक है। और अभी बी को कितना मिलता है? 2/6। अब चेक करो कितना हो रहा है, तो 1/2 माइनस 3/6, ये 0। क्यों? 3 से इसको कैंसिल करो, हाफ ही होता है 0। मतलब ए का कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ए को पहले जितना मिलता था अभी भी उतना ही मिल रहा है, सी के एडमिशन के बाद भी उतना ही मिल रहा है। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितना कर रहा है? 1/6। कैसे कैलकुलेट किया? दोनों का डिफरेंस कर लो, हाफ माइनस 2/6, ठीक है। तो एलसीएम 6 होता है, 3 माइनस ये हो गया 2, तो 1/6, ठीक है। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है? दिखाना है कि किस तरह से गुडविल का एंट्री होगा। सो द एंटायर गुडविल शुड बी, अब देखो क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसी को गुडविल का पैसा मिलता है, तो ये 60,000 जो गुडविल लेके आए हैं वो पूरा का पूरा बी को मिल जाएगा, ठीक है। तो एंट्री कैसे किया जा रहा है? देखो, कैश अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। देखो, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका कैपिटल हमेशा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हम लोग डेबिट क्या कर रहे हैं? कभी कर रहे हैं जो बैंक या कैश को डेबिट कर रहे हैं, कभी जो इनकमिंग पार्टनर है उनके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कैश को डेबिट किया। इसका मतलब अगर 60,000 एज गुडविल बोला जा रहा है तो हम लोग मानेंगे कि ये कैसे लाया जा रहा है? कैश में लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कैश का एंट्री होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल होगा तो भी हम लोग कैश का ही एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। A, B, C are equal partners. They decide to take D, who brought in 36,000 as goodwill. फिर से 36,000 goodwill, यानी हम लोग इसको मानेंगे कैश में ला रहे हैं। The new profit sharing ratio 3:3:2, ठीक है। तो देखते हैं कि A, B, C का क्या सैक्रिफाइस है। तो पहले ये इक्वल थे, यानी 1/3 1/3 1/3। अभी इनको कितना मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 6 7 8 9, 3 डिवाइडेड बाय 10, 9 हो रहा है कि 10 हो रहा है? 3 3 6 7 8 9 10 हो रहा है। तो पहले 1/3 मिल रहा था, अभी 3/10 मिल रहा है। तो इसका मतलब इनका जो अगर एलसीएम करते हैं तो ये 30 10 माइनस ये कितना हो गया 3, तो 3 हो रहा है क्या? 9 हो रहा है, ठीक है, 9 हो रहा है। तो 1/30, तो पहले जितना मिल रहा था वो क्या है? वो ज्यादा है, तभी तो वो अमाउंट सामने रखने के बाद पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग हो गया 1:1:4। अलग अलग डेटा कैलकुलेट करने से ही पता चल जाएगा 1:1:4। अब ये जो 36,000 है ये सब में 1:1:4 में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए को मिलेगा 1/6
36,000 का तो 6,000। बी को भी मिलेगा 1/6 यानी 6,000, ठीक है। और जो सी है उनको कितना मिलेगा, उनको मिलेगा 4/6 यानी 36,000 का 4/6 कितना हो जाएगा 24,000। देखो 6,000 6,000 24,000 हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब एग्जांपल्स था, ऐसे नहीं आता है। वो जो लेंदी क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमारा ये पॉइंट जो है रहेगा, तो इसीलिए मैंने यहीं पर करके दिखाया। ये जस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। इस तरह से एमसीक्यूज में आते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा। अब देखो हमें कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है, शायद देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन लिमिटेड, सॉरी ग्रीन, येलो ग्रीन दो पार्टनर है, इनका बैलेंस शीट दिख रहा है। बैलेंस शीट में क्या है, कैश है, सन्ड्री एसेट है, और ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर। क्यों, ट्रेड मतलब बिजनेस, पेबल मतलब बिजनेस में जिनको पैसा देना चाहिए उनको बोला जाता है ट्रेड पेबल। कैपिटल येलो और ग्रीन का है 25,000 और 20,000। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन द अबाउट डेट। ब्लैक वाज एडमिटेड, इस दिन ब्लैक को इन्होंने एडमिशन लिया है 31 दिसंबर 2019 को एज पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल। ये कंडीशन पे एडमिशन मिला है कि 20,000 कैपिटल लाओ। गुडविल वाज टू बी वैल्यू, गुडविल को हम लोग वैल्यू करेंगे कैसे करेंगे, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। ये 4 साल का नीचे जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसको एवरेज करके 3 साल के परचेज के हिसाब से गुडविल जितना आएगा उतने से वैल्यू करेंगे। तो गुडविल का भी पैसा लाना पड़ेगा ब्लैक को, तभी तो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं ये लोग। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:5। तो इसका मतलब ब्लैक को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल का अमाउंट जो है वो लेके आना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Give journal entries and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital account। हमें गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करने बोला है, और बोल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। देखो तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 3। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले जो कैपिटल का पैसा है उसका एंट्री हम लोग कर सकते हैं, 20,000 ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 20,000। और गुडविल के लिए कितना लाना पड़ेगा, गुडविल का जो पैसा लाया जाएगा उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट, उसको जो है एडजस्ट करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट। मतलब हम लोग क्रेडिट तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को ही करेंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कौन है, येलो, टू येलोस कैपिटल अकाउंट, टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान ये रहता है हमारा कि डेबिट क्या होगा, क्या कैश होगा या फिर हम लोगों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल ही दिया है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हमें एंट्री पास करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यानी ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जब गुडविल का हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो पहले उसके लिए तो ये पता होना चाहिए कि गुडविल का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि गुडविल कितना होगा। तो गुडविल कितना होगा ये देखो, आप यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर 4 ईयर। तो प्रॉफिट का टोटल प्लस डिवाइडेड बाय 9,000 14,000 12,000 13,000 9,000 14,000 9 14 12 और 13। 48,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12,000। एवरेज प्रॉफिट 4 साल के लिए हो जाएगा 12,000, मतलब हर एक साल 12,000 करके प्रॉफिट हो रहा है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज के हिसाब से ही करने बोला है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ पर हो गया 12,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितना बोला गया है उतना ले लेंगे 3। तो 36,000 हो गया गुडविल का वैल्यू। और इसमें से ब्लैक का हिस्सा कितना होता है, ब्लैक्स पोर्शन 36,000 का जो ब्लैक का
रेशियो है, जिस रेशियो के वजह से वो आ रहा है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनको बताया गया है, यहाँ पर कितना है, the partner share profit and losses on the above date. Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was valued at 3 years purchase. ये देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पता चल जाएगा, यहाँ पर बोला नहीं है कि ब्लैक कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आ रहे हैं, बट नया वाला रेशियो तो पता है, ये लास्ट वाला ब्लैक का है क्योंकि नाम तो उसी तरह से दिया हुआ है ना, पहला वाला येलो के लिए, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लैक के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 16, 11,250, 11,250, ठीक है। इतना जो है पोर्शन लाना पड़ेगा ब्लैक को गुडविल के तरफ से, ठीक है, तो गुडविल के लिए तो सॉरी ब्लैक की तरफ से गुडविल के लिए इतना आ जाएगा 11,250। अब ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे वर्किंग नोट बनाएंगे, यहीं पर कर लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, येलो है और ग्रीन है, न्यू पार्टनर कौन है, ब्लैक है, ये ओल्ड ये न्यू, ठीक है। तो इनका जो पुराना वाला रेशियो था वो था 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, तब तो ब्लैक थे नहीं। अब जब नया वाला रेशियो आ गया वो हमें गिवन है, देखो 6:5:5, तो 6:5:5 मतलब 6/16, 5/16, 5/16, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग इन दोनों का ही होगा, चेक करते हैं, 3/5 माइनस 6/16, 2/5 माइनस 5/16, तो चेक करते कितना होता है, ये 80 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम तो जाएगा नहीं, तो इसी तरह से करना पड़ेगा। तो 48 माइनस 30, 18/80, 15/80, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा कुछ गलत कर लग रहा है, 3/5 2/5, ये 32 होगा, अच्छा 32 होगा, चलिए 32 माइनस 25, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 18:7। तो ये जो 11,250 ब्लैक लेके आएंगे ये किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, येलो और ग्रीन में, कितने रेशियो में, 18:7, यानी 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 25 और 7 डिवाइडेड बाय 25 करने पे जितना आएगा, ठीक है। तो 11,250 डिवाइडेड बाय 25, 450 इंटू 18 और 450 इंटू 7, यहाँ पर लिख लेते हैं 450 इंटू 18, 8100 और 450 इंटू 7, 3150, ठीक है 3150। देखो चेक करो सही आंसर भाई, सही आंसर भाई, ठीक है। इस तरह से होगा, बट क्या है हम नरेशन नहीं लिखवा रहे, नरेशन तुम लोग को लिखना पड़ेगा। बीइंग कैपिटल, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड फॉर कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा बीइंग ब्लैक शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन ओल्ड पार्टनर वाई एंड जी, येलो एंड ग्रीन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 18:7, हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला था क्वेश्चन में बैलेंस शीट को भी बनाने के लिए, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पेज जो है वो रख देना चाहिए था, यहाँ पर मैंने ये कर लिया, वर्किंग नोट पीछे होना चाहिए था, मुझे ध्यान नहीं था। चलो बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन तुम लोग जब करोगे तो बैलेंस शीट को पहला बात है ऐसे शॉर्टकट में लेकिन लिखना नहीं है, अभी तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, अगर हम लोग पूरा ऐसे करके करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन तुम लोग को पूरा लिख के ही करना है। तो बैलेंस शीट यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा, आफ्टर इनके एडमिशन के बाद कैसा बैलेंस शीट दिखेगा, ये हमें करने के लिए बोला गया है। ये देखो यहाँ पर बोला है, हाँ तो बोला था, हाँ गुडविल अगर पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा तो बैलेंस शीट क्या दिखेगा, ट्रेड पेबल, बैलेंस शीट के हम लोग लाइबिलिटी साइड से शुरू कर सकते हैं या फिर हम लोग एसेट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। लाइबिलिटी से ही करते हैं, ट्रेड पेबल जैसा था वैसा रहेगा क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं देखा, चेंजेस जो हुआ है पार्टनर लोगों के अकाउंट्स में चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल एज इट इज रहेगा, ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल 20,000 ही रहेगा।
अच्छा, कैपिटल में अब 3 जन का कैपिटल हो जाएगा, पहले 2 जन थे, अभी हो जाएगा येलो, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो पहले येलो का कैपिटल कितना था 25,000। यहाँ पर हम जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, तुम लोग रफ में करके यहाँ पर लिख देना 25,000। अब येलो का कैपिटल देखो यहाँ पर बढ़ा है कितना 8,100 से। कैसे बढ़ा है पता चला, कैपिटल क्रेडिट होने से बढ़ता है, ये तो हम लोग का बेसिक है अकाउंट्स का, तो 8,100 उसमें ऐड हो जाएगा। और इसका अगर नॉर्मल लॉजिक देखो तो ये है कि वाई का पहले से 25,000 बिजनेस में दिया गया था, ठीक है, वाई ने दिया था येलो में। अब जब इन लोगों ने ब्लैक को एडमिशन लिया तो वाई का जो सैक्रिफाइस है उसके हिसाब से उसको ब्लैक से गुडविल का हिस्सा कितना मिला 8,100, तो टोटल इनका कैपिटल हो गया 33,100। ठीक है, अच्छा अब ग्रीन का देखो 20,000 पहले से ही कैपिटल था, ठीक है, और गुडविल का इनका कितना आ रहा है, गुडविल का इतना इनका आ रहा है 3,150, 3,150। 23,150। ब्लैक का कितना होगा, ब्लैक ने पहले कितना बिजनेस में पैसा दिया 20,000, तो ब्लैक का कैपिटल आ गया 20,000। ठीक है, लेकिन इसके कैपिटल से पैसा को डेबिट कर लिया गया कितना 11,250, इसको अलग से नहीं मंगाया गया, बोला गया कि कैपिटल से ही उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो 11,250 जो है वो हम लोग बांट लेंगे अपने अंदर, वो भी अपने कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक का कैपिटल, सॉरी ये माइनस होगा, मैंने गलती से प्लस लिखा ना, माइनस हो जाएगा, 20,000 लाए थे, अभी 11,250 ये दोनों में चला गया डिस्ट्रीब्यूट होके, तो इनका कैपिटल बचता है बिजनेस में 8,750। और इधर कुछ नहीं है, इधर कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट, तो कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट। तो अगर सन्ड्री एसेट का देखें, इसमें तो हमारा कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कैश एट बैंक में देखते क्या होगा, पहले से कैश एट बैंक था 10,000, ये लिख लेते हैं, और देखो यहाँ पर कैश के तौर पे कुछ आया है, हाँ आया है 20,000 बैंक, बैंक मैंने लिखा है, कैश भी लिखने से चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश एट बैंक लिख देते हैं 20,000। ठीक है, 20,000, अच्छा कैश एट बैंक ही तो है, तो इसका मतलब और भी 20,000 आ गया है डेबिट हुआ, और कहीं भी और किसी तरह से बैंक का डेबिट क्रेडिट एंट्री है नहीं, तो 30,000। अब टोटल करते दोनों साइड टैली होना चाहिए, 85,000। यहाँ पर चेक करते 20,000 प्लस 33,100 प्लस 23,150 प्लस 8,750 यानी कि 85। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल का वैल्यू, सॉरी ये हो गया बैलेंस शीट का टोटल, और ये कैपिटल का वैल्यू, इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का गुडविल लाया गया है जो उसको कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट किया गया, और गुडविल लाने के बाद कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होने के बाद बैलेंस शीट कैसा दिखेगा ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इलास्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलास्ट्रेशन 3, मतलब अभी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash। अगर गुडविल को कैश में लाया जाता तो हम लोग का बैलेंस शीट कैसे बनता ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 4 देखो, ये कैसे बनाएंगे हम लोग। इलास्ट्रेशन 4 में अगर इलास्ट्रेशन 3 का ही कर रहे हैं तो एंट्री नंबर 1 सेम होगा, सिर्फ गुडविल का एंट्री अलग होगा। तो हम यहाँ पर एंट्री 1 जो है उसको वैसे ही लिख देते जैसे था कैपिटल का इंट्रोडक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20। और गुडविल को बोल रहा है कि लाया गया है कैसे, गुडविल को बोल रहा है कि अगर कैश में लाते तो क्या एंट्री होता, गुडविल को अगर कैश में लाते तो एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट 11,250 जो गुडविल लाया गया, टू वाइज कैपिटल येलो और ग्रीन, टू ग्रीन्स कैपिटल मतलब जीस कैपिटल, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। और इनको कितना कितना मिला था 81003150, वही तो मैंने ऐड करके यहाँ पर दिखाया था ना 81003150, मतलब ये पैसा यहाँ पर क्या हुआ, इनके अकाउंट को डेबिट नहीं किया, इन्होंने कैश में लाया तो इनका जो है कैपिटल और भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इनका अमाउंट जो है अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है वो और भी बढ़ गया इस तरह से। देन बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, तो बैलेंस शीट देखो कैसे शो होगा। बैलेंस शीट में यहाँ पर
कैश एट बैंक, इसमें भी चेंजेस दिखेगा। कैश एट बैंक पहले से था 10,000, हम लोग तो पुराने क्वेश्चन को लेके ही करेंगे ना, हमें तो अभी नया क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता तो पुराना तो 10,000 था और कितना आया 20,000 और 11,250, दो अमाउंट ऐड हो जाएगा 20,000 और 11,250, क्योंकि इस बार गुडविल जो है वो भी कैश में लाया गया, तो 30,000 प्लस 11,250 तो ये हो गया 41,250, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर सन्ड्री एसेट जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, सन्ड्री एसेट तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, इसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी कि पुराना वाला जो वैल्यू था 55,000। अब यहाँ तो और कुछ नहीं आने वाला, इसमें ऐड कर लेते हैं 55,000, 96,250। अब यहाँ पर देखो ट्रेड पेबल, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ट्रेड पेबल कितना हो जाएगा 20,000 एज इट इज। कैपिटल, अब कैपिटल का देखो येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। तो येलो का कैपिटल कितना होगा, येलो को उतना ही हो जाएगा, 25,000 था 8100 एट वाई, यानी 33,100, 25,000 मतलब 33,100 हम लिख ही देते हैं, सेम इम्पैक्ट ही आएगा, इनका इम्पैक्ट थोड़ी ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर कोई कुछ चेंज हो रहा है तो ब्लैक की तरफ से हो रहा है और कैपिटल कैश में इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर ब्लैक का कैपिटल 20,000 ही रह जाएगा, इनका 23,150, इनका भी वैसे ही होगा जैसे था 23,150 जितना था प्लस गुडविल के वजह से जो मिला। और ब्लैक का जो कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है वो कैपिटल के थ्रू से नहीं हो रहा है, कैपिटल एडजस्टमेंट करके नहीं हो रहा है, कैश में लाया जा रहा है, कैश बढ़ गया, इनका जो कैश है टुवर्ड्स कैपिटल वो उतना ही रहा। ये 20 40,000, अब इसमें ऐड कर लेते हैं 40,000 प्लस 33,100 प्लस 23,150, 96,250, 96,250 चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं। 96,200। अच्छा, अब फिर से इलस्ट्रेशन 5, यहाँ पर क्या बोला है, कंटिन्यूइंग विद द सेम इलस्ट्रेशन 3, जो इलस्ट्रेशन 3 है उसी में और भी एक अगर चेंजेस लाते हैं, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉल, मतलब गुडविल कैश में लाया गया बट उस पैसे को विथड्रॉल कर लिया गया तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलस्ट्रेशन 3 को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे इलस्ट्रेशन 5 में भी, तो पहला एंट्री हो जाएगा ब्लैक का कैपिटल लाने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स 20 कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है, टू 20 कैपिटल जो कि 20,000 है, ठीक है। अब गुडविल को जो है कैश में ही लाया गया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल को कैश में लाया गया तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट जो भी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू येलोस कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल, और कितना लाना पड़ेगा 11,250, सेम क्वेश्चन है तो सेम अमाउंट, और कितना कितना इनके अकाउंट में जुड़ जाता है, ये 8,100 3,150, 8,100 3,150 ये सब सेम है। अब बोल रहा है अगर ये पैसे को विथड्रॉन कर लिया जाता है, ठीक है, जो इन्होंने, ये तो बोल रहा है कैपिटल में हम लोगों ने ऐड कर लिया, बट अब ये पैसा ये लोग निकालना चाहते हैं, तो किसके पास पैसा क्या है, वाई और जी के पास, तो इन्हीं को निकालना पड़ेगा। अगर ये अपने पैसा विथड्रॉल करेंगे तो इनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका कैपिटल कम हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो गया ना, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिजनेस से इन्होंने पैसा ले लिया तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा, पार्टनरशिप हम एंट्री करेगा कि इनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, पैसा ड्रॉ हो जा रहा है, जैसे अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो हमारा अकाउंट, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद दिस अमाउंट, वैसे ही वाई के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जी के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू बैंक दिखा दिया जाएगा कि पैसा चला गया। अच्छा, मैंने अमाउंट जो है गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर 3,150 और 11,250 ये पैसा इन्होंने विथड्रॉल कर लिया। अब इसका एंट्री तो हो गया, अगर ऐसा होता है देन बैलेंस शीट कैसे हो, तो इस केस में बैलेंस शीट कैसे होगा, तो कैश एट बैंक, पहले से कितना पैसा था 10,000, ठीक है, कैपिटल का ब्लैक से आया 20,000, गुडविल का आया 11,250 और गुडविल का 11,250 ड्रॉ भी हो गया, देखो 10,000 पहले से ही बैंक में था, अगर इलास्ट्रेशन 3 में हम लोग चलते हैं
ये देखो जो मेन क्वेश्चन था 10,000 था, फिर उसमें कितना आया 20,000, फिर 11,250, फिर 11,250 ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब बचा कितना 30,000। सन्ड्री एसेट में तो कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ किया ही नहीं है। सन्ड्री एसेट 55,000 जैसा था वैसे ही रहेगा, यानी 85,000। अच्छा यहाँ पर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 20,000 था, 20,000 ही रहेगा। कैपिटल का इम्पैक्ट देखो यहाँ पर, येलो, ग्रीन और ब्लैक। येलो का पहले से कैपिटल कितना था, यहाँ पर हम करके पूरा डिटेल्स दिखा देते, 25,000 और 20,000। इसका था 25,000, इसका था 20,000, ठीक है। अच्छा अब देखो 25,000 और ब्लैक का कितना था 20,000, ब्लैक का था 20,000, ठीक है। अच्छा अब येलो का देखो यहाँ पर 8100 3150 दोनों का ऐड हुआ, क्रेडिट हुआ, तो इसको मिला 8100 और इसको मिला 3150, ठीक है। फिर इन दोनों ने वो पैसे को विथड्रॉल कर लिया तो इनका डेबिट हो गया, तो फिर से 8100 और 3150 माइनस, तो बचा कितना 25,000 ही, और इसका बचा कितना 20,000, और इसका कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ 20,000 ही इसका कैपिटल के हिसाब से बचा हुआ था। तो एंट्री से हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये 20,000 डायरेक्ट आउटर में लिख देते, ठीक है। इसका तो कोई कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 20 20 40 40 50 60 60 70 80 85,000, ठीक है। 85,000 चेक करते हैं, इलास्ट्रेशन 5 जो हम लोगों ने किया 85,000 है कि नहीं, हाँ 85,000, ठीक है। अच्छा फिर और एक क्वेश्चन बोला, अच्छा ये लास्ट है इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3 लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। गुडविल अगर प्राइवेटली दिया जा रहा है, देखो जो भी केसेस हम लोगों ने सॉरी मतलब जो हम लोगों ने इसके पहले अभी पढ़ा ना, जो 3 या 4 केस, ठीक है, उसी का यहाँ पर बता रहा है कि गुडविल प्राइवेटली देने से क्या होगा। मतलब थ्योरी में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का सारा प्रैक्टिकल दिखा रहा है एक ही क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्राइवेटली दिया है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्राइवेटली गुडविल पे किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट अकाउंट्स में कुछ भी नहीं आएगा, हमें उसका एंट्री करना ही है गुडविल का। तो इसका मतलब इलस्ट्रेशन 3 के अकॉर्डिंग पहला एंट्री तो होगा क्योंकि वो तो कैपिटल का एंट्री है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी यानी ब्लैक, बीस कैपिटल, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे, ब्लैक्स कैपिटल यानी 20,000 जो इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है बिजनेस में। और गुडविल का अगर जो भी पेमेंट है 11,250 वो प्राइवेटली दिया जाएगा तो उसका नो एंट्री, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। अगर एंट्री नहीं होता है उसके बाद बैलेंस शीट कैसा बनेगा, क्योंकि इसके बाद अगर अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा तो और कुछ करना ही नहीं है। और जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें सन्ड्री एसेट जो है वो जैसे था वैसे ही रहेगा, सन्ड्री एसेट्स 55,000, और उसके बाद क्या है यहाँ पर फिक्स्ड कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक, ये मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश एट बैंक जो है ये कितना था, पहले से तो था 10,000, एकदम स्टार्टिंग में था 10,000, और थ्रू कैपिटल आया 20,000, यानी कितना हो गया 30,000। तो ये हो जाएगा 85,000, ये 85,000 हो रहा है। यहाँ पर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 20,000, कैपिटल, कैपिटल में वाई, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। तो येलो का कितना हो जाएगा, येलो का हो जाएगा जितना कैपिटल था उतना है, क्योंकि गुडविल अगर प्राइवेटली पे हुआ है तो उसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो इलास्ट्रेशन 3 के अकॉर्डिंग जो मेन कैपिटल था वही रह रहा है, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, 25,000 और 20,000, और ब्लैक ने भी अपना 20,000 ही लाया है तो 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 20 20 20, मतलब 60 70 80 85,000। तो इलास्ट्रेशन 6 के हिसाब से भी आंसर 85,000 आया है। तो दो ऐसा बैलेंस शीट हम लोग का बन रहा है जिसमें आंसर 85,000 आ रहा है, ठीक है। एक तो हम लोगों का ये वाला इलास्ट्रेशन 5 के हिसाब से और एक इलास्ट्रेशन 6, दोनों के हिसाब से 85,000 आ रहा है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने आज देखो क्या देखा हम लोगों ने कि गुडविल अगर हम लोग प्राइवेटली ला रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं होगा। गुडविल को अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करेंगे तो हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो ला रहा है और जिनको मिल रहा है उनका क्रेडिट तो हमेशा होगा। अगर गुडविल इन प्रीमियम या फिर गुडविल इन कैश बोला जाता है या फिर गुडविल बोला जाता है तो वो सब कैश में ही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो टेस्ट है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू फॉल्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जो है आज यहाँ तक ही करते हैं।